सवालों की शुरुआत में जो शानदार सवाल से कर रहा हूं, देखता हूं कितने लोग इसमें जो है इस पर कंफर्टेबल हो पाते हैं। आप हमेशा जब पढ़ते हैं इस टॉपिक को, मतलब एसआई की प्रिपरेशन करते हो, कांस्टेबल की प्रिपरेशन करते हो, तो हमेशा आपके मन में रहता है कि हम अंगणित पढ़ करके सारा क्वालिफाई कर लेंगे। पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं? पॉसिबल नहीं है कि आप अंगणित ही पढ़ करके सब क्वालिफाई कर लेंगे। आपको एडवांस पर जाना होगा। देखिए, हमने 2D का और 3D का ये सारे सेशंस हमारी प्लानिंग में है और उन सारे सेशंस को हमें कवर कराना है। सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, 2D, 3D, अलजेब्रा, जितना वो हिस्सा है आपके एडवांस का भाग है जो आपको लगता है कि बहुत ही टफ है और नहीं हो पाता, उन सबको कराना हमारी प्रायोरिटी है और हम सबको बाई सेशन आपको कवर कराते रहेंगे। आप ध्यान से देखिएगा जी, आप ध्यान से देखिएगा आज के सेशन को, आपको लग जाएगा कि सवालों का स्तर कैसा हो सकता है। जितने लोग इस सवाल को बोर्ड पर देख रहे हैं, अपनी वर्डिंग के हिसाब से, थोड़ा सा वर्डिंग के हिसाब से कंफर्म करें, क्या सही में आप कंफर्टेबल है इस क्वेश्चन को करने में? थोड़ा प्लीज ध्यान से सब लोग समझिएगा। 42 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, जो कि डबल ऑफ रेडियस होता है। जब कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर हो, जैसे सर्कल है, जैसे आप सर्कल का उपयोग कहां पे करते हैं? बेलन में करते हैं। जब आप गोला यूज करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सर्कल हो, तो व्यास तो लगेगा ही लगेगा ना, व्यास लगेगा। पेन भी आप जब खोलते हैं तो व्यास उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, व्यास तो है उसके पास। हमारी गाड़ी का जो पहिया होता है वो भी सर्कुलर है, उसके पास भी डायमीटर है, उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, उससे भी हम यूज करते हैं। देखिए शानदार आंसर आ रहा है, बंटी का आंसर आया है, शत्रुघ्न का, बहुत बढ़िया। जो अवेयर्ड है, जिनको कंफर्म है, वो लोग आंसर दे रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। राजवीर का आंसर है, मैं थोड़ा समझाता हूं। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, गलाकर, पिघलाकर मेल्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, 7 मिलीमीटर व्यास वाले तार में बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए दो चीजें हैं, एक तो गोला है, तो गोला को स्पीयर कहते हैं। गोला को क्या कहते हैं? स्पीयर कहते हैं। मैं सब पढ़ाऊंगा 2D 3D में सब। ये है गोला और ये गोले का सिस्टम है। देखिए ये है गोला। अब गोले की रेडियस और गोले का डायमीटर, दो चीजें होती है। रेडियस अगर जो है, अगर ये रेडियस है तो ये पूरा लेंथ डायमीटर है। इसका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको समझे रहिएगा। अब यहां से हमने इसको जब पिघलाया तो तार बनाया, देखो लिखा होगा तार। तार जो होता है ना, जो तार हम लोग यूज करते हैं, वो तार एक्चुअली बेलन होता है, सिलेंडर इसको कहते हैं, सिलेंडर होता है, इसको बेलन कहते हैं। देखिए ये है, ये कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये देखिए ऐसे बना दिया, ये बना दिया तार, करेक्ट है? यस। अब इसी को पिघलाकर, गलाकर, पिघलाकर, ध्यान से देखिएगा, पिघलाकर क्या बनाया गया? तार बनाया गया। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जब 3D फिगर पढ़ेंगे तो किसी भी धातु को आप पिघलाकर, गलाकर जब दूसरी धातु बनाएंगे तो दोनों के आयतन समान होंगे। मतलब आप इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब देख रहे हैं और इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। दोनों के आयतन को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर ये बनाया जा रहा है। अब इसमें हमें इसकी रेडियस तो नहीं पता है, व्यास तो पता है, तो रेडियस यूज हो सकता है। यहां पर इसकी रेडियस भी उसी रूप में, व्यास के रूप में, वो हमारे पास है। हमें इसकी डेप्थ मतलब हाइट या गहराई हमको फाइंड करनी है, जो हमारे पास बेलन के रूप में है। हमें इसको कंपेयर करना और इस तार की हमें लंबाई फाइंड करनी है। तो आइए हम लोग सोचते हैं कैसे किया जा सकता है इस सवाल को। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज आपको इस पर भी नोटिस करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में है जबकि यह मिलीमीटर में है। तो मैं आपको बता दूं कि यह मिलीमीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर होता है। तो आप इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, अगर सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10 से गुणा करना होगा, जबकि मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10 से भाग करना होगा। या हम इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं? एकदम क्लियर बताइए सभी लोग, जैसे दिक्कत कभी ना होने पाए, सब लोग समझ करके आगे बढ़े। इसको एकदम स्पष्ट करते हुए चलिएगा। आइए थोड़ा सा देखिए कैसे किया जाता है। हम सेंटीमीटर के हिसाब से चलते हैं, अभी थोड़ी देर में सब स्पष्टता आपके सामने हो जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा। लिखिए यहां पर, लिखिए 4/3 पाई लिख दीजिए, लिख दिया हमने। आर की जगह क्या लिख दीजिए? 42/2। हम सेंटीमीटर लेके चलते हैं, 42/2 गुणे 42/2 हमने कर डाला। देखिए ये हो गई स्थिति। यस, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, इसकी तरफ आ जाए पाई। इसकी रेडियस क्या होगी भाई? ये भी तो व्यास ही है, व्यास है ना, तो व्यास है तो उसको भी क्या नाम है, रेडियस में कन्वर्ट करें। रेडियस में करेंगे 7/2, 7/2, 7/2 आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह इतना कर दें। बस इसमें ध्यान दें कि यहां पर हमारे सामने स्थिति क्या है? यहां पर हमारे सामने स्थिति है, ये जो लेंथ हमारे पास मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में अगर लाना है
तो आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। 10 से भाग का मतलब एक प्रकार से लाकर अभी 100 से गुणा कर देंगे। आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे इसको हमें 1/10 से और इसको भी हमें 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी को कंपेयर कर लीजिए, अपने आप सेट हो जाएगा मामला। समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखिए, पाई को पाई से मार दिया, खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर देखो दोनों दो को दोनों दो से खत्म कर दिया। 7 छंगे 42 होता है, 7 छंगे 42 होता है, ये भी खत्म हो गया मामला। 3 दूना 6 होता है, 6 को कंप्लीट कैंसिल कर दिया। इन तीनों का गुणा और 100 जो वहां पर नीचे वो भी आ जाए, तो इस यहां पर हम लोग तार की हमारे पास गहराई या लेंथ हमको पता चल जाएगी। पहले इनको गुणा करके देखिए, आप लोगों ने वैसे कर भी लिया है। 4 दूना 8, 4 चौके 16, 168 है, गुणे 6 करें, 6 8 48 होता है, 6 4 के 36, 36 4 40, 6 के 6, 6 4 10 होता है, 1008 हो गया। और हमको इसको लेंथ को किसमें फाइंड करना है बताइए? जैसे आप खुद सोच लीजिए, आपको कंफर्म हो गया होगा। यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि यह लेंथ किसमें है, यह लेंथ किसमें है। 1008 इस सेंटीमीटर में है, ये जो है सेंटीमीटर में है। बहुत कंफ्यूजन इसी शब्द को लेकर के है। जब ये इधर जाएगा तब जाके, अभी सेंटीमीटर नहीं है, अभी इतना सेंटीमीटर, जैसे 1008 है ना अपने पास, ये जो आया है, अभी 1008 से क्या 100 को छोड़ देंगे क्या? 100 से गुणा करिए भाई, तो हो जाएगा 100800। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, 100800 अब सेंटीमीटर में है। इस सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट, भाई देखो सेंटीमीटर किसी ने लगाया तो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये समझ लीजिएगा क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर तो एक होगा 1008 गुणे 100 होगा। इसको जब 100 से भाग करेंगे तो यह जाकर मीटर में कन्वर्ट होगा, अर्थात यह 1000 मीटर हो जाएगी लेंथ। समझ रहे हैं? 1000 मीटर लेंथ हो जाएगी। आप इसको समझिए बातों को, क्योंकि यहां पर जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है और यहां पर लेंथ अपनी मिलीमीटर में थी। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 से भाग करना पड़ेगा, दोनों बार करना पड़ेगा, तो 100 से जाके गुणा होता। जब 100 से गुणा होता तो समय 1008 के साथ 100 का गुणा हो जाता, इतना सेंटीमीटर आता। इस सेंटीमीटर को आपको 100 से भाग करने से जाके लेंथ मीटर में होगी, तो ऑप्शन ही कंफ्यूज कर देगा। समझ रहे हैं? वही 1008 देखो मीटर में लिखा है, वही 1008 सेंटीमीटर में लिखा है। लगा लीजिए आप सेंटीमीटर, सब गलत हो जाए मामला। बोलिए ऐसा सही है? नहीं, ध्यान देना पड़ता है छोटी छोटी चीजों को, तब जाकर हम एग्जाम में बेहतर कर पाते हैं। कितने लोग का सही था कंफर्म बताना, ईमानदारी से बोलिएगा। देखिए हमें कुछ लोगों ने बताया था स्टार्टिंग में, जिनका सही था भाई उनका बेहतर है। अब देखो यूपीएसआई स्तर का एक बहुत शानदार सवाल ए बनकर आया। इस सवाल को देखने के बाद दो चीजें मेरे दिमाग में आ रही है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3D का सवाल है, और दूसरा हमें लग रहा है इसमें अलजेब्रा भी है। अब आप दोनों को देखिए कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं। मैंने कहा एक शीर्ष साझा करने वाले घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबाइड के तीन सतहों के सतह का क्षेत्र 20 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर और 40 वर्ग मीटर है। जैसे अपने पास अपना समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे कह सकते हैं कि ये घनाभ है, घनाभ मतलब रूम, इसकी लेंथ ब्रेथ है, मतलब फर्श है, ये पीछे की दीवार है और बगल की दीवार है। आपको पता है जैसे घनाभ बनता है, तो घनाभ मतलब जैसे अपना कुछ भी, आप मोबाइल उठा लीजिए, ऐसे किताब उठा लीजिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए मोबाइल उठा लिया, तो नीचे जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, वही छत का क्षेत्रफल है। समझ रहे हैं? जो इधर का है वही इधर का है, जो इस साइड का वही इस साइड का है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घनाभ की जो सतहें हैं, अगर उनको सटा के रख दिया जाए तो तीनों सतहों की क्षेत्रफल 20, 32 और 40 है। अब हमसे पूछा घनाभ का आयतन बताओ क्या होता है। घनाभ देखिए ऐसे बनता है, हर सवाल में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दिखेगा जो आपको कनेक्ट करेगा, एग्जाम से कनेक्ट करेगा उस टेक्निकल पॉइंट से जो कंफ्यूज कर सकता है। अगर ये घनाभ है तो निश्चित तौर पर इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है, इसमें हाइट है। तीन जो सतहें कनेक्टेड हैं, जिसमें फर्श रही होगी ये वाला हिस्सा, एक ये वाला दीवार रहा होगा और ये पीछे वाला हिस्सा रहा होगा। इस प्रकार से जो तीन सतहें थी, जिसमें यल इंटू बी है, बी इंटू एच है, एच इंटू यल है, तो हम लिख सकते हैं यल बी अपने पास दिया है कितना, यल बी दिया है 20, बी एच दिया है बताएं कितना 32 और एच एल दिया है बताएं कितना 40। इस प्रकार से हमको यल बी, बी एच और एच एल दिया हुआ है। हम लोगों को फाइंड करना इसका आयतन। क्या फाइंड करना है? आयतन। आयतन होता क्या है? यल इंटू बी इंटू एच होता है, आयतन ये होता है। ये हमको डिफाइन करना है। एक प्रकार से देखिए प्रॉपर अलजेब्रा बन गया। अगर आप इसको तीन समीकरण मान लें और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें,
ये कितने लोग कर पाते हैं मैं समझना चाहूंगा। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यल का उपयोग 2 बार है, बी का भी 2 बार है, एच का भी 2 बार है। तो मैं क्या लिखूंगा बताएं, मैं लिखूंगा यल इंटू यल, यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तीनों का गुणा करते हैं। यहां हो गया 20 गुणे 32 गुणे 40, 20 गुणे 32 गुणे 40, करेक्ट है। आपको निकालना क्या, यल बी एच। अब आप खुद एक बात बताइए मुझे, कहीं अगर लिखा हो ए स्क्वायर बराबर यम, तो ए बराबर क्या होगा बताएं, रूट यम होगा कि नहीं होगा, यस, वर्गमूल करना होगा। तो आप इसका वर्गमूल कर दें, आयतन आ जाएगा। 20 गुणे 32 गुणे 40 है। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि चले गुणा कर दे सबको, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप गुणनखंड बनाओ। जैसे अगर वर्गमूल करना है तो इसका गुणनखंड प्लान करिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि वर्गमूल में दो दो का जोड़ा निकाला जाता है, तो गुणनखंड करो। जैसे 20 है तो 20 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 4 गुणे 5 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 2 कर दे, 5 की पावर 1 कर दे। 32 को हम सब जानते हैं 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर क्या होता है, 5 होता है। 40 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 है और 8 पंचे 40, 5 की पावर 1 है। 2 की पावर 3 है, 8 की पावर 5 की पावर 1 है। समझ रहे हैं, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितना है, 1 है। ये हो गया। अब यहां से हम दो प्रकार के फैक्टर देख रहे हैं, कौन कौन से बताइए। 2 की पावर कितना है, 2 है, 5 7 है, 7 3 10 है। 2 की पावर यहां पर 2 था, यहां पर 5 था, 5 2 7 7 3 10, 2 की पावर 10 है। 2 की पावर कितना है बताएं, 10 है। इसके बाद 5 की पावर यहां 5 1 6 6 1 7, कितना हो रहा है। 2 की पावर यहां पर कितना हो रहा है, एक बार कंफर्म कर लें। हम 5 की पावर कर रहे हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। वर्गमूल करते समय जैसे मान लीजिए हम 2 की पावर 2 का वर्गमूल करें, तो 2 की पावर 4 का ही करिए, तो यह 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका आधा करिए, 2 की पावर 5 हो जाएगा और इसका 5 की पावर 1 हो जाएगा, 160 आंसर आ जाएगा। 160 मीटर क्यूब यहां पर आयतन हो जाएगा उस घनाभ का, जिस घनाभ के सभी सतहों के क्षेत्रफल आपको दिए थे और हमसे उसके आयतन की बात पूछ रहा था। आयतन देखिए कितने लोग का आंसर आया है। खुशबू का बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यस। शत्रुघ्न देखिए ध्यान से, इसका इसका आ रहा है विधि का, शिवांक का, सी ऑप्शन, बहुत शानदार। देखिए सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। 160 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी यस कर सकते हैं, यस। हाँ चलिए, ओके, बहुत बढ़िया विवेक। चलिए बताइए, सभी लोग कंफर्म करिए। आइए देखिए अगले सवाल पर आते हैं। ये बड़ा खतरनाक सवाल होता है। सवाल तो नहीं खतरनाक है, इसमें जो विक्रेता है वो बड़ा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है सुनिए। आप किसी दुकान पर जाओ सामान लेने और दुकानदार आपसे क्या कह रहा है पता है, विश्वास नहीं होगा चाहे जितना बोल दो हमसे, चाहे जितना सगा हो हमारा। वो कह रहा है भैया सुनो, हम आपसे फायदा उदा नहीं लेंगे, हमने जितने में खरीदा उतने में ही हम आपको बेचेंगे इस सामान को, हम आपको नहीं बेचेंगे, सामान को बेचेंगे। जितने में खरीदा हूं उतने में ही दूंगा। विश्वास होगा आपको बताइए, नहीं होगा। और इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं कहां पर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर, जो बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट है वहां पर पढ़ते हैं। समझते चलिएगा। एक विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जो फल विक्रेता है कहता है भैया मैं कोई फायदा वायदा नहीं लूंगा, मैं जितने में खुद खरीदा हूं उतने में ही फल बेच दूंगा। हमने कहा कर दो यार, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे 5 सही 5/19% का इस स्थिति में लाभ हो जाता है। 5 सही 5/19% का लाभ हो जाता है। सवाल कहता है कि 1 किलोग्राम के लिए वह कितना सामान, भाई इस प्रोसेस पे लाभ क्यों होगा। पहले तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था उसकी बात पर, उसने मुझे सिद्ध करके दिखाया। उसने जहां पे फल मंडी थी, जहां से उसने फल को खरीदा था, उसका बिल दिखा दिया मुझे, कहा सर देख लीजिए मैंने इतने में ही खरीदा है और मैं आपसे इतना ही ले रहा हूं। मैं लेकर चला यार, बहुत खुश था, बहुत ही प्रभावित था उसके ऊपर। लेकिन जब हम पहुंचे आकर के घर पे तो हमको किसी ने बताया यार जो बेचा है ना तुम्हें इतने प्रतिशत का लाभ लिया उसने। हमने कैसे ले सकता है। फिर मेरे दिमाग में खटकी बातें, मैं जाके तराजू पे तौला तो पता चला कि हमारा सामान ही कम था, मतलब उसने हमें पूरा सामान ही नहीं दिया है, बेईमानी दूसरे स्तर पे कर ली। हम जब ऐसे सवालों को करवाते हैं तो हम कहते हैं कि आप 1 किलोग्राम को कंसीडर करो। 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, होता है कि नहीं, यस। मान लीजिए ऐसे हम सवालों को जैसे डिफाइन करने, मैं कहता हूं ना सवालों को दिमाग पे सेट करिए। ऐसे सोचिए चलो 1 किलोग्राम का रेट 1 रुपए है, सॉरी 1 ग्राम का रेट। हमने सोचा चलो 1 ग्राम का रेट 1 रुपए है, मतलब ऐसे थोड़ा सा अगर दिमाग पे सेट कर लेंगे ना सब कनेक्ट कर जाएगा। 1 ग्राम का रेट हमने मान लिया 1 रुपए है, तो आपके इस 1000 ग्राम का रेट आप मान लो 1000 रुपए है।
हम बड़े खुश थे, हम 1,000 रुपए के उस सामान को, उस फल को लेने के उसके पास पहुंचे। उसने कहा सर हम आपसे 1 रुपया ज्यादा नहीं लेंगे, हम आपसे 1,000 रुपए ही लेंगे, क्योंकि मैंने खुद 1,000 रुपए में इस फल को खरीदा है। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, दे दो हमें। उसने दे दिया, लेकिन जब घर लाके तौला, या हमको कोई उसका साथी था उसने बताया कि तुम्हें तो बेवकूफ बनाया है, उसने फायदा लिया है। हमने कहा कितना? 5 सही 5/19%। अगर आज की परसेंटेज वाली क्लास आपने देखी होती 1 बजे, तो आपको पता होगा कि यह मान 1/19 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? परसेंट हटाइए, बटा 100 आएगा, 19 × 5 = 95, 500 होता है। ठीक है, 1/19, अर्थात उसने हमको 19 वाला सामान 1 बढ़ाकर 20 में दिया है। उसने मुझे जो पैक करके दिया है, एक कह कर दिया है कि हम आपको 1 किलोग्राम दे रहे हैं, 1,000 वाला दे रहे हैं, बट उसने मुझे दिया है ए वाला सामान। हमको यही बताना है कि उसने हमें कितना सामान दिया था। जब मैंने घर पे लाके तौला, तो घर वाले मुझे ही बेईमान साबित कर दिए, कहे कि तुम सामान ही तुम्हें खा लिए रास्ते में। अब मैं बता रहा हूं, 19 का सामान 20 बताकर हमें उसने पकड़ा दिया। मैंने जब कंपेयर किया, 20 पंचे 100, ये देखिए 50 हो गया, 19 पचे 95, 950। उसने मुझे 950 ग्राम सामान, जिसकी लागत 950 रुपए थी, उसने मुझे 1,000 बताकर 1,000 रुपए में दे दिया। यही बेईमानी है, और इस टॉपिक को हम बेईमान दुकानदार के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो आप लोगों को मैं जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाता हूं, तो उस समय मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसी समय इसको फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसे सवालों को आप कर पाएंगे। यस, बिल्कुल हो गए। हाँ, रास्ते में निपटा दिया। जैसे मिठाई उठाई में तो ऐसे हो जाता है ना, घर और पे लाते समय उम्मीद कर रहे हो घर पे पहुंचने के बाद हमको हिस्सा मिलेगा, घर वाले कहें तुम तो पहले निपटाए हो आधा 50-100 ग्राम, ठीक है, तुम्हारा हिस्सा उसका खत्म है मामला। ठीक है, और बेईमानी कौन किया था? दुकानदार। 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी? 700 तक, मतलब 1 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे? 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, मतलब 15 से कटे। कितने से? 15 से कटे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालनी है, हमें बताना है कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाज्य हैं। जो 15 से विभाज्य है वही तो 3 से कटेगी और 5 से कटेगी। बताइए फटाफट, कुछ नहीं करना है, सिंपल इस 700 को पकड़ लीजिए और इसको आप 15 से भाग कर दीजिए। पूर्णांक में देखिए कितना बार जा रहा है, 15 चौके 60, 10 0 15 छक्के 90, ऊपर जाएगा नहीं, उसके ऊपर कोई नंबर होगा नहीं। 46 संख्याएं ऐसी होंगी जो 1 से लेकर 700 तक होंगी और 15 से पूर्णता अर्थात 3 से और 5 से पूर्णता विभाज्य होंगी। कितने लोग का आंसर है? बहुत ही शानदार, वेरी गुड। क्लास रुकी है क्या? कृष्णा 46, अंकुर 46, कृष्णा बी ए, बहुत बढ़िया, कल्पना ए बी। कुछ लोग डाउट में है लेकिन सही है, आप लोग सही कर रहे हैं, कंफर्म करते चलिएगा। पहला ऑप्शन 46 इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए देखिए, इसको पढ़िए, साई के एग्जाम का पूछा गया सवाल है, पढ़िए। जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो हम इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि एक दुकानदार उसने 2 वस्तुएं 5500 में बेचा, मतलब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। उसने 2 वस्तुओं को समान दाम में बेचा है। एक पर उसे 21% का लाभ हुआ है, दूसरे पर उसे 21% की हानि हुई है। तो पूछा है उस बैग, उस सामान के लिए उसका संपूर्ण लाभ हानि का प्रतिशत बताओ क्या है? संपूर्ण लाभ, कमेंट करिए सभी लोग, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग का। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। लाभ हुआ कि हानि हुई? लिखा है संपूर्ण लाभ या हानि, दोनों लिखा है। यहां पर इस सवाल में, क्योंकि आप पहले सवाल को पढ़ लिया करिए, इस 5500 का कोई मतलब नहीं है। इस 5500 का मतलब इतना ही है कि SP1 बराबर SP2 अर्थात दोनों के विक्रय मूल्य समान है। SP1 बराबर SP2 अर्थात दोनों के विक्रय मूल्य समान है। दोनों बैग को उसने समान दाम में बेचा अर्थात दोनों के विक्रय मूल्य समान है। जब दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, और दूसरी बात, लाभ का प्रतिशत बराबर हानि का प्रतिशत हो। अगर कोई दुकानदार ने 2 वस्तुएं समान दाम में बेची है, एक पर जितने का लाभ है उतना ही दूसरे पर हानि है, इस पूरे सौदे में दुकानदार को हमेशा हानि होगी। हमेशा क्या होगी? हानि होगी, हमेशा हानि होगी। इस पूरे सौदे में दुकानदार को हमेशा हानि होगी।
हानि का जो प्रतिशत होगा, हानि का प्रतिशत x² 100 होगा। जो परसेंटेज लिखा है उसका वर्ग करके 100 से भाग कर दें। कितना परसेंटेज लिखा है बताएं? 21। लिखिए 21 का वर्ग बटे 100। 21 कितना होता है? 441 बटा करें 100 बराबर होगा 4.41%। ये आपका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। कितने लोग का आंसर आ रहा है बताएं फटाफट? बी ऑप्शन। बहुत शानदार। शत्रुघ्न का, बंटी का, विधि का, विपुल का, बहुत शानदार। करिए सभी लोग, और सबकी जिम्मेदारी है एक एक सवाल का सोल्यूशन करके हमें बताना। प्रत्येक लोग हर सवाल का सोल्यूशन हमें बताएंगे, कंफर्म करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। हर एक सवाल को क्लियर करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बोर्ड पर। क्या है? नंबर पढ़िए। साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज समझते हैं? समान दर। एक दर हर साल चलेगी। अगर ब्याज दर आपने 5% तय कर लिया तो पहले साल भी 5, दूसरे साल भी 5, तीसरे साल भी 5, 3 साल में 15, 4 साल में 20, 5 साल में 25, ऐसे ही कंटिन्यूड होगा। सतत नहीं है, चक्रवृद्धि नहीं है। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि पर 20% की वृद्धि अर्थात ब्याज मिलता है। आपको यही लाइन को देखते ही तुरंत इसका निचोड़ निकाल देना चाहिए। क्या? अगर 4 साल में 20% का ब्याज मिलता है तो ब्याज दर को आंख बंद करके लिख दीजिए 5% होगा। ब्याज दर को क्या लिख दीजिए? 5% होगा। देखिए ध्यान से, 4 साल में अगर आपको कुल 20% का ब्याज मिलता है तो 1 साल का ब्याज दर क्या होगा बताएं? 5% होगा। एकदम बरबल हो जाता है। अब कह रहा उसी दर, मतलब ये जो दर है अपनी, 2 साल के बाद हमें लिखा है 2 साल के बाद 44,500 पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, सतत वाला प्रोसेस। बोलिए कर पाएंगे आप लोग? जल्दी से बताएं फटाफट, कितने लोग कर पाएंगे? इसका प्रोसेस कर दूं? देखिए कितना हो जाएगा। सभी लोग क्लियर करिए। देखिए प्रोसेस कैसे किया जाए। यहां लिखिए प्रिंसिपल, यहां लिखिए अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं सतत लगा के। भाई अगर आप साधारण ब्याज करेंगे इसका तो कितना आएगा पता है? 10% 2 साल में। भाई 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 10.25% सतत लगेगा। इसी 10.25 को इस पर अप्लाई कर दो, आंसर आ जाए। कुछ मत करो, यही उठा लीजिए 44,500 और 10.25 लिखिए। 10.25 परसेंटेज लगा है नीचे 100 कर दें, दशमलव और हटा दें, 2 जीरो और आ जाएगा। ये 2 जीरो तो ऐसे ही चला गया। फिर बाकी चीजें काट पीट लीजिए अपने हिसाब से। जैसे क्या कट रहा है? 25 चौके 100, 25 एक्के 25, ठीक है। 25 एक्के 25, 25 चौके 100 और 100 दो 102, करेक्ट था। 25 चौके 100 हो गया। 41 से गुणा करके 4 से भाग कर दो, कितना आएगा भाई? 41 पंचे 5 एक्के 5, 5 चौके 20, 205 कैरी 20 होता है। 41 चौके 84, 84 20 कितना होता है? 104, 104 कैरी 10 होता है। फिर 41 चौके 84, नहीं गलत लिखा, यहां पर कंफर्म करिए। 41 पंचे कितना होता है भाई? यहां से कैलकुलेट कर लीजिए कितना कैलकुलेट हो रहा है, बताइए सभी लोग फटाफट। जितना आंसर आ रहा है पहला हो रहा है ना? यस। फिर देखिए 41 इससे गुणा कर रहा हूं, भाग करके भी कर सकते थे। 41 पंचे 205, 5 एक्के 5, 5 चौके 20, कैरी 20। 41 चौके 4 एक्के 4, 4 चौके 164, 164 बीट 184, 4 हासिल 18। 41 चौके 164, 18 जोड़ दें और इसमें 8 4 12 होता है, 6 1 7 1 8 होता है। ये हो गया 18 245 बटा 4 कर दें, ठीक है। 4 चौके 16, 2 2 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 4 एक्के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 5 6 1 2 5, 4 5 6 1 2 5। ये है पहला विकल्प। ये तरीका तो था एक, समझ रहे? दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, उसको सुनिए। दूसरा तरीका जो अनुपात वाला आप लोग चाहते हैं उसको देखिए, समझिए कैसे किया जाएगा। ये तो कंफर्म था ना कि दर 5% है, था? यस बिल्कुल था। आप इसको करो 5% को 1/20, कितना कर दें? 1/20। क्या लिखेंगे? 20 से 1 जुड़कर 21, फिर 20 से 1 जुड़कर 21। मतलब हम कह सकते हैं कि 400 अगर प्रिंसिपल है तो 441 ब्याज है, वो अमाउंट है। 400 अगर हमने जमा किया है तो 441 मिलेगा। बोलिए ब्याज कितना मिलेगा? 41 का। अब 400 बराबर आपको कंपेयर करना पड़ेगा 44,500 से, और 41 बराबर क्या होगा? इसी को कंपेयर कर ले, उसी तरह से है एकदम सेम सवाल। ऐसे देखिए ये है 41 को इसी से गुणा करो, आएगा उतना ही 18,245 बटे 4 कर दो, सेम वही वैल्यू आ गई, ये वाली आ गई ना? यस। आया कि नहीं आया? कितने लोग को आया कंफर्म बताइए। जिसको जिसको आया थोड़ा हाथ उठाइए, कंफर्म करिए जिसको इसको समझ में आया। बोलिए
सभी लोग कंफर्म करते चले, जिसको इसको आ रहा है और नहीं आ रहा है तो भी बताएं। बहुत ही शानदार मिश्रण का सवाल है, लेकिन बहुत ही ओरल कैलकुलेशन है। पढ़ने में ही डर है, करने में कोई डर नहीं है। जो पढ़ लिया सही से कर लिया और नहीं पढ़ पाए तो फंस गए। आइए, समान क्षमता मतलब मात्रा। बर्तन जैसे बॉटल है, बाल्टी है, जग है, समान क्षमता के दो बर्तन हैं, में 5 और 3, 2 और 1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। देखिए, एक बर्तन ए है और एक बर्तन ए है। सबसे अच्छी बात है कि दोनों की मात्राएं समान हैं, दोनों की मात्राएं समान हैं। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत शानदार। आइए सुनिए होता क्या है। इसमें दूध पानी कैसे है, मिल्क एंड वाटर, 5 और 3 का रेशियो है। इसमें दूध पानी कैसे है, मिल्क एंड वाटर, बोलिए 2 और 1 का है। कह रहा है समान क्षमता, अर्थात भैया देखो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, दोनों के आयतन बराबर है। सवाल देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया। ये कितने लोग कर दिए, बहुत सही। किसका है आंसर, विपुल का, बहुत बढ़िया। शत्रुघ्न का बी, कृष्णा का ए, विपुल का ए। आंसर ए और बी आ रहे हैं। आइए हम भी देखते हैं कितना है मेरा। मैंने कहा समान क्षमता का मतलब दोनों के आयतन समान है, दोनों की मात्राएं समान है। 5-3 का रेशियो इसमें है, 2-1 का रेशियो इसमें है। कह रहा दूध और पानी का मिश्रण भरा है, दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, पलट करके एक बड़ा बर्तन बनाया जाता है। ऐसे ये देखिए, कंबाइन करके एक नया बर्तन बनाया। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताना, ये हमको कंफर्म। लेकिन इसके लिए एक बात तय करनी पड़ेगी, और वह क्या होगी। अगर इसने समान बोला है तो इनको समान करना पड़ेगा। क्या समान है बताइए। यहां पर मात्रा मिलके 8 है और यहां पर मात्रा मिलके 3 है। बोलिए यस। क्या बराबर है दोनों, नहीं है। बराबर करो भाई। कैसे करोगे बराबर, देखो आपको मैं बताता हूं, समझिए। 8 का गुणा इसमें कर दो और 3 का गुणा इसमें कर दो। 3 का करो, 3 पचे 15, 3 तिया 9 हो गया। 8 दूना 16, 8 एक के 8 हो गया। करेक्ट है। चलिए देखिए, 15 और 16 मिलकर के दूध बन गया 31। 9 और 8, 9 8 मिलकर हो गया 17। 31 17 का रेशियो हो जाए, क्योंकि हमने बराबर कर लिया था। जब बराबर कर लिया था तो मिलाने में टेंशन नहीं थी। पहला विकल्प ही राइट सोल्यूशन होगा, पहला विकल्प ही राइट सोल्यूशन होगा। जितने लोग कर पा रहे हैं, द फर्स्ट ऑप्शन 31 या 31 रेशियो 17 इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल के लिए परफेक्ट सोल्यूशन बनेगा। 31:17 करेक्ट आंसर बनकर आ रहा है। बहुत बढ़िया, यस। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, चुनाव करवा रहा है। हाँ देखिए चुनाव कैसे होगा और क्या इसका सोल्यूशन आएगा, कि देखता हूं कितने लोग इसका सोल्यूशन कर पाते हैं। पढ़ता हूं तब तक मैं, जब तक पढ़ता हूं तब तक आपकी कोशिश होनी चाहिए। पेन चलाइए, सभी लोग पेन चलाइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। चुनाव होने जा रहा है, अभी चुनाव होगा भी आगे चल करके, समय आ रहा है। 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। 10% वोटर्स वोट ही नहीं देने गए, तब भी अच्छा है। जगह जगह पर वोटिंग होती है, पता चलता है 60% मत पड़ा, बहुत अच्छी वोटिंग मानी जाती है। यहां तो 10% ही नहीं देने आए, 90% मतदाता ने मतदान किया। फिर आगे बढ़ो, 48 मत अवैध हो गया। जो पड़ा उसमें से भी 48 मत अवैध हो गया। वो काम का नहीं थे, स्याही पड़ गई, नोटा पे दब गया, जो भी हुआ, फिलहाल 48 मत अवैध हो गया। जैसे आप ऐसे समझिए कि कुल मतदाता होते हैं, उसमें से कुछ मत देने नहीं आते हैं, जो मत दे भी देते हैं उसमें से कुछ मत अवैध हो जाते हैं। स्थिति यही है। सवाल पढ़िए, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाताओं का, ध्यान देना इस बात को, नहीं तो पता चले कि पड़े मतों की तरफ चले जाओ। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाताओं का 53% मत प्राप्त करता है और वह 304 मतों से जीत हासिल कर लेता है, 304 मतों से विजयी हो जाता है। यस, बहुत बढ़िया। नामांकित मतों की कुल मतदाताओं की, नामांकित मतों की कुल संख्या बताओ। कितने मत नामांकित थे, कितने मतदाता थे उस गांव में जहां पे चुनाव हुआ था, यही हमको बताना है। देखिए मैं आपको इसका सिस्टम समझाता हूं, कंफर्म करिएगा, एक एक शब्द को कनेक्ट करिएगा, तभी हल होगा। कुल मतदाता थे 100, कितने थे 100, समझते चलिएगा। 10% ऐसे थे, इनको लाल कलर से कर देते हैं। इन्होंने कहा भैया हमसे कोई मतलब है नहीं, 10% इसका हमने निकाला, ये वोट देने नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं कुल से 53% मत, मतलब इसे पढ़िएगा, जो ए लाइन लिखी है, जो पहले 48 मत अवैध होते हैं, उसको अभी दिमाग में मत रखिए। पहले अगली लाइन को पढ़िए, लिखा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 53%। अगर 53% इसको मिलेगा तो कितना मत मिलेगा बताइए, 53 मिलेगा।
समझ रहे हैं, 53 मिला। अब आपको ये समझना होगा कि अगर 53 इसी को मिल गया, 10 यहां पे चला गया, 63 हो गया, तो ये तो जीता है, तो कंफर्म है। दूसरा जो मतदाता उम्मीदवार था उसको मिला होगा 37, क्योंकि अब आप खुद समझ लीजिए 53% इसी को मिल गया, 10 इसको मिल गया, 53 10 63 हो गया, 63 को अगर 100 से निकाल दे 37 हो गया। समझ रहे ना, या 37 हो गया। देखिए आ रहा है आंसर, बहुत शानदार। कितने लोग का आया है? संग्राम का वेरी गुड, पी ऑप्शन कृष्णा बहुत बढ़िया, प्रियंका वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बंटी का सभी आंसर। जो ए ऑप्शन दे रहे हैं बहुत बढ़िया सोच विचार के आप दे रहे हैं। देखो ध्यान से मेरी बात को समझो, कुल थे 100 में से 10 वोट नहीं डालने आए, जो बड़ा वोट उसमें अवैध हुआ है मैं जान रहा हूं, उसको रोके रही है अभी। इसमें से 53 पाया है कौन उम्मीदवार बताइए? 53 पाया जीतने वाला, दूसरा पाया होगा 37। ये कहां से आया आंकड़ा समझ लीजिएगा, ये तीनों जुड़कर 100 होना चाहिए। लेकिन यहां पर स्थिति यह है इसको कुल मतों का मिला था। ऐसे भी सवाल आपको फेस करने को मिलेंगे जहां पर कुल पड़े मतों का मत मिलेगा, वो अलग स्थिति हो जाएगी। अब आपको यह समझना है, क्या ये समझना है इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जो हार जीत का अंतर हो रहा है, 13 से 7 6 होता है, 13 से 7 कितना होता है? 6 होता है, और 4 से 3 1 होता है, 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। 16, और यहां पर आपको यह समझना है कि यहां पर यह 48 मतों से, कितने मतों से बताइए? 48 मत अवैध हुए थे, 48 मत अवैध हुए थे। बहुत बढ़िया। हम लोगों को हार जीत का अंतर 16 दिख रहा है, करेक्ट है? हार जीत का अंतर कितना दिख रहा है? 16, और वहां पर 48 मत अवैध हुआ था। अब आप खुद सोच लीजिएगा, ये 53 ये 37 कितने लोग का आया? बतासा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पहले ध्यान से देखिए तो सभी लोग, बहुत अच्छे से कंफर्म करिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का, और सबका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से समझा रहे हैं उसी प्रकार से करेक्ट करिए। कितने लोग का आंसर आया? यस, 16 का अंतर है। 16 मतों से यह जीता है, 16 मतों से हारा है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखो ध्यान से, जैसे हम आपको ये समझा रहे हैं, इसमें 48 मत अवैध जो हुआ है, यह 48 मत कहां है? इन्हीं दोनों के पास तो होगा। 48 मत कहां होगा बताओ? इन्हीं दोनों के पास होगा। भाई समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को। हम लोगों को कहां पहुंचना है? बोलिए, हम लोगों को कहां पहुंचना है? इस पर पहुंचना है, कुल मतदाताओं की संख्या पर पहुंचना है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट यहां पर बता सकते हैं इसी कंडीशंस को देख करके 1600 टोटल मतदाता थे। हमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं आएगी, हमें कंफर्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है 1600 कुल मतदाता थे। आपको समझ में भी आ गया होगा, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस यहां 16। फिलहाल इसको कैसे आप कंसीडर कर रहे हो बताइए, समझ बूझ करके। हाँ यस, 48 तो घटेगा ही यार। हाँ, 48 बिना घटे थोड़ी आ जाएगा, समझिए, बिना 48 घटे थोड़ी आ जाएगा। 48 ही घटेगा तो जाकर के यहां पर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। जैसे आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो जीत हार का अंतर हुआ है, इस अंतर में एक अंतर और है, इसी अंतर में एक और अंतर है जो कि 48 का है, 48 का है, और जीत हार का अंतर तो आपको दिख ही रहा है। यस, बताइए सभी लोग। यहां पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ये 16 की वैल्यू बताओ कितनी है जो जीत हार का कारण है? क्या आपने इस आंकड़े को देखा? 304 मतों से जो उसने जीत हासिल किया है, क्या डायरेक्टली मैं 16 को 304 के बराबर कर दूं? आप खुद सोच के बताइए। 304 के नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप सबको पता है, आप सबको इस बात की जानकारी है कि यहां पर 48 मत अवैध हुए थे। 48 को थोड़ा घटा के देखिए कितना आता है, बोलिए। 48 को घटा के बताइए, देखिए कितना आता है। यहां से घटाइए, 14 से 8 कितना होता है? 6 हो जाता है। 14 से 8 कितना हो गया? 6, और 13 से 4 कितना हो गया? 9 हो गया। यहां पर आप लिख सकते हैं 13 से 4 9, ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए आप इसमें घटा के देखिए, एक सेकेंड, 256 हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हो 14 से 8 6 होता है, और 10 से 4 9 से 4 5 256 हो गया। मतलब आप लिख सकते हो कि 16 का मान ही 256 है, तो 1 का मान कितना होगा? 16, और 100 कुल मतदाता थे तो 100 का मान कितना हो गया बताइए? 100 का मान हो गया 1600। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने देखिए बहुत पहले ही परफेक्टली बता दिया था। यस, क्लियर करिए सभी लोग, ध्यान से देखिएगा और हो गया होगा। जैसे यहां पर इस लाइन को, दो लाइन को मिलाई, 48 मत अवैध हुए थे और 304 मतों से क्या हुआ है? उसने जीत हासिल करी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी यूपीएसआई का सवाल है, सरलीकरण का भी सवाल आपकी परीक्षा में बनता है। और इस तरह से देखिए, आपको सवाल जब मिलेगा तो क्या करके आएंगे इस पे आंसर? कितने लोग कर सकते हैं फटाफट बताइए, देखिए कितने लोग का आंसर आता है। सरलीकरण में हमें
बहुत इसमें टफ नहीं है, इसलिए क्योंकि यह पूरा ब्रैकेट में है, एक टर्म हो गया, इसमें लगा है भाग, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, ये दूसरा ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को, मतलब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से भाग देना है आपको। सबसे पहले यहां पर जी, यहां पर पहले कंफर्म करना है रूट का 144 कितना होता है बताएं, 12। 12 को किससे भाग देना है, 2 से, कितना गया 6, करेक्ट है। 6 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 12। 12 का वर्ग कर दे 144 होता है, कितना होता है 144। मतलब इस सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 144 आ रही है। जल्दी से थोड़ा बताए, कल जो छोड़ा कराया जाएगा, काहे परेशान है, सब कराया जाएगा, आप लोग रेगुलर रहिए तो सब होगा। यहां पर आ जाइए, अब इसको 144 से भाग कर दें, 12 12 144 खत्म हो गया, 32 का वर्ग बचेगा जो कि 1024 होता है। आंसर तो वर्बल हो जाना चाहिए सब 1024, बहुत बढ़िया। 1024 देखिए सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जीपी गुणोत्तर श्रेणी, जो हम लोग अभी देखिए पीछे क्लास लिए थे, अभी एपीजीपी चल रहा था, और हाँ एपीजीपी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के हिसाब से। ये आपकी एक जीपी है, जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। जब कोई श्रेणी कुछ इस रूप में हो, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, देखिए ध्यान से, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, इसी प्रकार से अगर कोई नंबर है तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पद के बीच समान अनुपात है, 2 गुना फिर 2 गुना फिर 2 गुना फिर 2 गुना फिर 2 गुना, फिर इसी प्रकार से जा रहा है। यह जो प्रोसीजर है उसे जीपी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जीपी का मतलब है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, मतलब ऐसे बढ़ते चले जाए, जिसमें पहला पद क्या होता है बताएं, पहला पद ए है, और इसमें सारो अनुपात जो होता है वो आपका आर होता है। पहला पद ए है, सारो अनुपात आर है, करेक्ट है। और ऐसी केस में हम जीपी का जो nth टर्म निकालते हैं, नवां पद, जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म हो जाएगा ए आर की पावर n-1। nth टर्म कितना हो जाएगा, ए आर की पावर n-1। आपको इस जीपी की बात करनी है, जो जीपी में 5 20 80 5 20 80 सवान बढ़ते बढ़ते 81,920 तक गया है। इसमें कह रहा है कितने पद हैं, मतलब इसके टर्म्स की संख्या बतानी है। कितने लोग कर सकते हैं बताइए, यस। सबसे पहले आप देखो कि इसका पहला पद क्या है, 5 है। कॉमन रेशियो कितना है, 20 को 5 से भाग करें 4 है, ऐसे 80 को 20 से भाग करें 4 है, तो कॉमन रेशियो 4 है। हम लिख दे nth टर्म की जगह पर 81,920 बराबर ए की जगह लिख देते हैं 5 गुणे आर की जगह हम लिख देते हैं 4, आर की जगह 4 लिख देते हैं, और पावर n-1 कर देते हैं। पावर n-1 कर दिया। आइए देखिए समझिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहला काम, 5 से इसको काटिए, 5 1 के 5 है, 3 1 5 होंगे 30 है, 5 3 15 है, ठीक है, 15 4 5 8 40 है, 5 चौके 20 है, ये 4 की पावर n-1 है। अब आप बताइए ये 4 की पावर कितना होता है, कोई बता सकता है, यस। इसको अगर सोचा जाए तो यह 4 की पावर कितना है, या 4 की पावर के हिसाब से जा सकते हैं, 2 की पावर के हिसाब से भी जा सकते हैं। हम आपको हमेशा कहते हैं कुछ पावर को बर्बल याद करिए, याद रहेगा तो उसका फायदा आपको दिखेगा। जैसे आप ऐसे सोचकर देखिए तो 4 की पावर के रूप में है जो ये वैल्यू है, लेकिन कितना है ये हमको सोचना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बता दूं, एक तो कंफर्म है कि अगर 4 की पावर के रूप में है तो पावर जो होगी ना वो आपकी ऑड पावर होगी, क्योंकि यहां पर अंत में 4 है। ऑड पावर विषम पावर होगी, और विषम पावर के हिसाब से अगर हम लोग चलते, देखिए हम आपको बता दें, 4 की पावर 1 पर 4 होता है, 2 पर 16, 3 पर 64, 4 पे 256। अब 4 तक 256 हुआ, ऐसे 5 पर अगर जाएं, 6 पर जाएं, 7 पर जाएं, तो हमें 4 को कंफर्म करना है 4 की पावर एक्चुअली यह कितना है। समझ रहे हैं, आपको इसको समझना है। 4 की पावर जैसे हम लोग सोचे, देखिए यहां पर 3 है, या हम ऐसे देखिए हम आपको कंफर्म करते हैं, 4 की पावर हमारे पास 1 पर 4 है, 2 पर आपका 16 है, 3 पर आपका 64 है, करेक्ट है, फिर 4 की पावर 4 पर 256 है। 5 पर अगर जाएंगे, 5 पर तो यहां पर अंत में 4 आएगा, फिर ऐसे ही 6 पर जाएंगे तो 6 पर 6 आएगा, और 7 पर आपका 4 आएगा। तो इसका मतलब यह वैल्यू जो आपकी 16,384 है, यह आपकी 4 की पावर n से अगर कंपेयर की जाएगी तो यह 4 की पावर 7 होता है, 4 की पावर 7।
4 की पावर 7 बराबर 4 की पावर n-1। इंडिसेस का जो रूल होता है उसके हिसाब से अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर को कंपेयर कर दिया जाता है। 7 बराबर n-1 कर दीजिए, n बराबर 8 हो जाएगा। डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन 8 इसके लिए आप लोग लगा सकते हैं। बिल्कुल 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डी आंसर, डी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यस, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कक्षा ए के छात्रों द्वारा, दो कक्षाएं हैं। देखिए पहले तो कक्षा ए है के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है। कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक मतलब ए के छात्रों ने कोई परीक्षा दी और उन्होंने 79 का स्कोर अर्जित किया। एवरेजन किया मतलब सबने नहीं किया, एवरेज के हिसाब से 79 आया। कक्षा बी के छात्रों का जो औसत अंक है वो 89 है। जो कक्षा बी के छात्र है उन्होंने 89 के औसत से अंक अर्जित किया। अगर कक्षा ए में 38 छात्र थे, कक्षा बी में 42 छात्र थे, तो सभी 80 छात्रों के औसत अंक बताओ कितने हो जाएंगे। आइए एलिगेशन से पूरी तरह से हल होगा। यहां पर क्लास ए है, क्लास बी है। क्लास ए में छात्रों की संख्या 38 है और क्लास बी में छात्रों की संख्या 42 है। करेक्ट है, ये संख्या है, ये जो दोनों दिया है संख्या, इसको आप रेशियो बना सकते हैं। अब इसके बाद देखो एवरेज की तरफ चलते हैं। एवरेज में इसने कहा कि इसका जो एवरेज है 79 है ए का, जबकि बी की अगर हम बात करें तो इसका एवरेज 89 है। हम लोगों को यहां पर एलिगेशन लगाना होता है ऐसे सवालों को हल करने के लिए। एलिगेशन लगा करके हम निर्धारित कर सकते हैं कि जो कंबाइंड एवरेज होगा वह कितना हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो कंबाइंड एवरेज होगा वह इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, दुविधा नहीं है। सब में 84 है, एक में 83 है, तो हम उससे कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको इतना समझना है कि इनके रेशियोज दे रखे हैं। थोड़ा आसान करना चाहो तो 19 है और 21, और कोई यहां पर जानकारी नहीं है। रेशियोज दे रखे हैं, आपको बस इतना समझने की आवश्यकता है, जरूरत है। अगर यह 79 है और n है तो इससे ज्यादा होगा तो आप n-79 कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो आप 89 - n कर सकते हैं। इसको इससे कंपेयर कर ले, इसको इससे कंपेयर कर ले, आंसर आपके सामने बन जाएगा। समझे, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो भाई बढ़ेगा ही, और हर जगह इजी नहीं रहेगा। मतलब आपको इसको थोड़ा तय करना पड़ेगा। जैसे क्या, कंपेयर ऐसे करिए, 89 - n, ठीक है, और n-79 इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 21 कर देना होगा। इसी को आपको हल करना पड़ेगा, तो जाकर के आपको n की वैल्यू पता चलेगी जो एग्जैक्टली आपके सामने कितना हो रही है। भाई अगर हम ट्राई करें, मल्टीप्लीकेशन करें और क्रॉस गुणा करके जाते हैं तो टाइम तो लगेगा इसको करने में। भाई इतना आसान तो सवाल बनेगा नहीं कि आपको इजीली जो है ऐसा डेटा कोई दे दे या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज दे दे जो आपके सामने यहां पर जो कनेक्ट कर जाए, तुरंत का तुरंत आंसर आ जाए। भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 21 × 89 माइनस n है, करेक्ट है। और यहां पर क्या कर दीजिए, 19 कर दीजिए, n-79 कर दीजिए। थोड़ा सा 21 से गुणा करें, कितना होता है भाई, गुणा पूरा डन करिए। या तो डिफरेंस देखिए दोनों का, डिफरेंस में देखिए 19 और 21 का डिफरेंस होगा, और 19-21 का डिफरेंस 2 का बनेगा। इसको 21 को इससे मल्टीप्लाई, जैसे अगर हम सोचे ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जैसे अगर एक बार प्रोसेस कर लेना चाहिए हम लोग को। 21 9 कितना होता है भाई, अगर पूरा मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं, 21 को 89 से गुणा करिए, बताइए कितना, पहला ऑप्शन आ रहा है ना, यस। आप लोग इसको ट्राई करिए, देखिए कितना आता है। जैसे हम लोगों को इसको पूरा डन करने के लिए कितना करना चाहिए, 21 को अगर हम 89 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1869 हो जाएगा। 1869 माइनस 21 n कर दीजिए, ऐसे 19 n कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 19 n माइनस 19 से करिए, 19 9 162। अगर हम 19 से करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 19 से कितने को करना है, 79 को। 19 से अगर हम 79 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1501 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको उधर कर लें और इसको उधर कर लें, तो इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, 40 n हो जाएगा, और इसको ला करके इसमें जोड़िए तो यह 9 1 10, 6 1 7 1 8, 6 1 7 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। इसको 4 से भाग करिए, देखिए खत्म हो जाएगा। 4 8 32 होता है, 2 7 2 7 वो 4 छंगे 4 8 32, 4 चौके 16 होता है, 4 2 8, 4 5 20, 84.25 देखिए राइट सोल्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेशन डन करना पड़ेगा, इतना समझ रहे हैं, यस। आ रही बातें समझ में, यस। पहला विकल्प आपका 84.25 होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, ट्राई करिए क्या कहता है। राम और श्याम दोनों मिलाकर किसी या मिलकर किसी काम को 8 दिन में, आसान सवाल है, आराम से कर लेंगे।
राम और श्याम अगर कोई काम करते हैं तो मिलकर 8 दिन में करते हैं। राम से अकेले उस काम को कराओ तो 14 दिन में कर लेता है। तो अकेला श्याम उस काम को आया सवाल पे, भले ही आसान है लेकिन सवाल पूछा है, मतलब उतना आसान नहीं है, बहुत लोग किसी को नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक पूछा गया सवाल है, एसआई के एग्जाम का सवाल है। सवाल क्या है? राम और श्याम दोनों मिलकर करते हैं 8 दिन में। इसी काम को अगर राम से करा लो अकेले तो 14 दिन लगता है, राम को अकेले 14 दिन लगता है। सवाल कहता है कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। ऐसी केस में हमें पहले काम की संख्या को एक ऐसी मात्रा, क्योंकि ये तो समय है और ये आपका टोटल वर्क है, काम को एक ऐसी संख्या बनाना पड़ेगा जो 14 और 8 दोनों से कट जाए। तो हमने सोचा कि चलो 56 ले लेते हैं, जो 8 से भी कट जाएगा 14 से भी कट जाएगा। ऐसे में हम दोनों की क्षमता निकाल दें। क्षमता देखो क्या बनेगी। क्षमता का मतलब क्या होता है? अगर दोनों मिलकर के 56 काम को 8 दिन में करते हैं तो प्रतिदिन करते होंगे 7 काम। दोनों मिलकर 56 काम को 14 दिन में करते हैं तो प्रतिदिन करते होंगे 4 काम। दोनों नहीं, अकेले राम की बात है, यहां दोनों की बात थी, यहां राम की बात थी। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7 काम। राम और श्याम एक दिन में करते हैं 7 काम, जिसमें राम का हिस्सा है अकेले 4। तो राम का हिस्सा अकेले 4 है तो श्याम का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3। भाई श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब टोटल काम को श्याम को जिम्मेदारी दे दीजिए, भैया आप करो। तो श्याम ने 56 काम को टारगेट किया, एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, 3 से भाग करें। 3 1 के 3, 2 3 8 24, 18 के साथ 2 विकल्प है, 18 3 54, 2 56 ना, 18 सही 2/3, सी विकल्प राइट सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये होता है 12वां आपका डन, करेक्ट है ना? यस। चलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए आगे थोड़ा ट्राई करिए, सभी लोग हर सवालों करिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए तो पढ़ने में बड़ा मतलब इंटरेस्ट आएगा, करने में और मजा आएगी। थोड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन अच्छा लगेगा करने में। यदि एक आदमी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 89 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, जैसे मान लो अगर मेरा जैसे एक लक्ष्य होता है कि हम इस स्पीड से चलाएं, लेकिन मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, कुछ अच्छी सड़क मिली और चीजें मिली तो हमने स्पीड को बढ़ा लिया। कितना बढ़ाया बताइए? बढ़ाया आपने 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया। इससे होता क्या है कि हम 132 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर पाए। अगर हम इसी स्पीड से चलते तो हम 132 कम कर पाते, हम इस स्पीड से चले तो हम 132 ज्यादा कर पाए। आगे होता क्या है, जब वह 89 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर गाड़ी चलाता, मतलब इस गति से चलता, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ क्या हो जाएगी? ये सिंपल सवाल हो जाएगा। मतलब हम इस गति से अगर चले होते तो हम कितनी दूरी तय किए होते, ये हमको बताना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आप सभी लोग फटाफट देखिए कैसे करा जाएगा। मेरी स्पीड बताओ, ये मेरी स्पीड, यहां पर स्पीड मेरी S1 थी, अभी S2 हो गई। कैसे हो गई? पहले कितनी थी? 85, कम थी, अभी कितनी हो गई? 89, बढ़ गई। कितनी बढ़ी बताएं? 4 बढ़ी। कितनी बढ़ी भैया? 4, समझिएगा, 4 बढ़ी, करेक्ट है, 4 बढ़ी। इससे ये 4 हमारी स्पीड बढ़ी है, स्पीड बढ़ी है। इससे हमने दूरी कितना तय किया बताएं? ज्यादा, जो हमने किया 132 किलोमीटर ज्यादा किया। 132 किलोमीटर कितने समय में किया होगा? कंफर्म करिए। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 132 बटा क्या कर दें? 4 कर दें। 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भैया, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। फिर से मैं बता दें, दरअसल मिट गया पूरा। एक आदमी 85 किलोमीटर के बजाय अगर 89 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है तो वह 132 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। मतलब स्थिति ये है, देखो स्पीड मेरी S1 थी और हमने कितना कर दिया? S2 कर दिया। कितनी पहले स्पीड थी बताएं? 85 थी, अभी कितना कर दिया? 89 कर दिया। कितना बढ़ गई मेरी स्पीड? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी वजह से हमने कितनी ज्यादा दूरी कर ली बताएं? दूरी जो 132। कितना समय में हमने, समय मतलब अगर एक प्रकार से पूछा जाए तो 132 किलोमीटर को आपने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया है, और वो जब चल रहे थे उसी समय तो समय भी यूज हो रहा था। तो समय क्या होता है? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 132 बटे कितना कर दें? 4, 4 3 12, 4 3 12, 33 क्या हो गया? घंटे। 33 घंटे, 33 घंटे उसने यात्रा किया था। 33 घंटे। हमसे पूछा है कि इस गति से, 89 की गति से उसने कुल कितनी दूरी तय करी है। अब आपको बता दूं जी हाँ, अब आ गया, समझो, टेंशन नहीं है। देखो आगे क्या कहा। यहां पर स्पीड उसकी जो हमारी थी 89, मतलब उसकी स्पीड जो 89 थी, उस गति से
अगर वह इतने घंटे तक चलता तो कितनी दूरी तय कर पाता? तो दूरी क्या होती है? दूरी होती है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 89, गुणे कर दीजिए 33, 89 गुणे 33। आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर डालो, अंत में 7 सभी विकल्पों में है। 2 अंक की संख्या का प्रोडक्ट ऐसे करिए, 89 है, 33 है, 9 त्रिक 27 है, 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 8 त्रिक 24, करेक्ट है। 24 और 27 मिलकर कितना होता है? 24 और 27 मिलकर 51 होता है, करेक्ट। 24 27, 24 27, 7 4 11, 51 होता है, करेक्ट है, 51 होता है, यस। 8 तारीख 24, 7 हुआ, 51 2 53 की 3 हासिल 5 हुआ, 24 5 29 हुआ, 2937 आ रहा है, यस। पहला ही विकल्प है राइट सोल्यूशन, पहला विकल्प राइट सोल्यूशन है, कंफर्म करिएगा, यस। हाँ 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 हाँ, कब है हमें नहीं पता है भाई। डीआई भी आता है, आपको बता दूं, एक फिगर पर 2 सवाल, एक फिगर पर 1 सवाल, या कभी कभी एक फिगर पर 3 सवाल, 3 आते हैं एसआई में। आप चेक कर लीजिए पिछले सारे पैटर्न की बात करें, और कभी कभी बहुत टफ आए हैं। एक फिगर पर 1 सवाल या एक फिगर पर 3 सवाल। अब एक फिगर पर अगर 1 सवाल रहेगा तो 3 फिगर देगा। जैसे ये सवाल देखो क्या है, क्या कह रहा है इसमें, पढ़िए, निर्देश पढ़िए। 14 से 15 मतलब 2 सवाल, 14 15 मतलब 2 सवाल हैं। निम्नलिखित दंड आरेख 2016 से 2020 में, 2016 ये है और 2020 यहां पर है। 3 अलग अलग चीनी कंपनियां हैं, कंपनियों का नाम ए है, बी है और सी है, कि चीनी उत्पादन को लाख टन में दर्शाता है 16 से 20 के दौरान। भाई ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत फायदा देगा आपको, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 3 सवाल आपके एकदम डन हो जाएंगे। 2.5 गुणे 3 कर लीजिए अभी से, एकदम बेस्ट है आपके लिए, बेहतर रहेगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एबीसी 3 कंपनियां हैं, तीनों के उत्पादन 16 से 20 के दौरान 3 कंपनियों के उत्पादन एबीसी द्वारा चीनी का उत्पादन दिया गया है। सबके उत्पादन दिख रहे हैं, 3 कंपनियों के नाम है, ये कंपनियां अलग अलग प्रेजेंटेड हैं। अब होता क्या, सवाल कैसे बनेगा, देखिए 2018 में तीनों कंपनियों द्वारा, हम 18 में हैं, और तीनों कंपनियों का उत्पादन देखिए अपने पास है, 6 5 11, 11 4 15, 160 है, कितना 160 है, 6 5 11, 110, 110 40, 150, 160 हो गया। चीनी उत्पादन वर्ष 2017, 17 बगली में है यहां पे बैठा हुआ, में तीनों की कंपनियों द्वारा चीनी के उत्पादन का कितना परसेंट है। 17 में देखो कितना है, 70 50 120, 120 60 180, 185 है, और यह 160 है। कह रहा है यह कितना परसेंट है। मैंने आपको बहुत पढ़ाया इन सब चीजों को, यस। मैंने कहा कि जो जिसको परसेंट में बनाना होता है, जैसे 160 को परसेंट में बनाना है, गुणे 100 कर दीजिए, और जिसका बनाना है उससे भाग कर दें, 185 है, यही है ना, यस। ध्यान दिया करिए, जिसको परसेंट में बनाना होता है उसको 100 से गुणा करना होता है, और जिसका बनाना होता है उससे भाग करना होता है। 160 यहां पर वैल्यू है, देखिए आपके सामने, कंफर्म कर रहे हैं सभी लोग, और 185 ये है। 5 या 15, 5 7 35, 37 हो गया, 5 बिसाम में 100 हो गया। लमसम आंसर आएगा, और नियरर उसने दे दिया है, ठीक है। चलिए यहां पर बात करते हैं, हमारे पास क्या है, 16 दूना 32, और 3200, अगर हम नियरर की बात करें तो 85 है, 80 87 90 थोड़ा आसपास के डेटा है, तो 3200 कर दीजिए, बट आप 37 कर दीजिए, देख कितना बार जाता है, कंफर्म कर लीजिए, इसी से विकल्प सेट हो जाएगा, यस। कंफर्म करिए कितना जाता है, 37, 4 नहीं 8, 8 7 8 त्रिक 24, यस, 8 7 56, 8 त्रिक 24, 24 5 29, 296 हो गया, यस बिल्कुल 8 बार ही जाएगा, और 8 बार का विकल्प भी है। और हम चाहते हैं कि ऐसे जब सवाल रहे ना तो भाग कर लिया करिए, बहुत रिस्क मत लीजिएगा, नियरर आंसर तो निकालना ही निकालना, आप सबको पता है, यस। हाँ हाँ हाँ, आइए बताइए कितना हो जाएगा सभी लोग। 37 से भाग करें 3200 को, कितना बार गया, 8 बार, 8 7 56 होता है, 8 त्रिक 24 5 29, 296 हुआ, 6 से 10 से 6 4 होता है, 11 से 9 2 होता है, 0 हो गया। अब कितना जाएगा, 37 मतलब मेरे पास है, और 296 मतलब 7 बार के आसपास जाना चाहिए। 7 7 49 है, 7 तरीक 21, 21 4 25 है, ज्यादा हो जा रहा है, तो मतलब 6 जाना चाहिए, तो 6 के हिसाब से नियरर आपका 87 ही आएगा। 87 सी लगा दीजिए इसमें, यस 87 लगाइए, क्योंकि नियरर पर चलिए आप सभी लोग, ठीक है। 5 बार से मतलब नहीं होगा, 5 बार से ज्यादा हो जाएगा, और 85 है विकल्प में, तो 85 तो नहीं विकल्प में, हम लोग को 87 लगाना पड़े, क्योंकि यहां पर नियरर आपका 86 के आ रहा है, ठीक है। इसको आपको भाग देकर के निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि नियरर आंसर पर जाना होगा, समझ रहे बातों को। तो आपको दिख रहा है यहां पर 3200 है, नीचे 37 है, और नियरर आंसर करेंगे तो हमारे पास 87 के आसपास जाए, क्योंकि यहां पर 6 पे आपका सेट हो रहा है। चलिए
दिए गए वर्षों में कंपनी बी द्वारा औसत चीनी उत्पादन क्या है। बी का औसत चीनी उत्पादन हमसे पूछ रहा, सभी वर्षों की बात कर रहा है। बी मतलब ये जो ब्लैक कलर का है 70, औसत का मतलब योग बटा संख्या 50, 55, 80 और 100, इन सब को हमें जोड़ करके संख्या से करना है भाग, अपने को निकालना है औसत। औसत बराबर क्या होगा, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, औसत बराबर योग बटा संख्या। आइए करते हैं, योग करिए सब लोग, ध्यान से देखिएगा। 180 180, 180 180, 180 50 230, 230 50 280, और 280 70 कितना होता है, 280 और 70 350, 355 हो रहा है, 355 हो रहा है। अब इसको भाग किससे करना है, 5 से। 5 सते 35 होता है, 5 एक के 5 होता है, 71 आएगा औसत। औसत क्या होता है, योग बटा संख्या, उसके हिसाब से 71 राइट सोल्यूशन है। यस करेक्ट हो गया। तो बस किया जाए आज की क्लास में, बस ही करा जाए ना। 15 सवालों को हम लोगों ने किया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें संख्या मत देखिए, सवालों की क्वांटिटी देखिए, कंटेंट देखिए, लेवल देखिए, इस हिसाब से करिएगा। और मुझे लगता है कि अब इतने पे ही रोक देना चाहिए सेशन को। सेशन के लेवल को आप लोग लेकर के कंफ्यूज हो तो आप कंफर्म करना कमेंट से। बाकी आप अपनी कोई डिमांड अगर कोई राय रखना चाहते हो जरूर रखिए, हम टॉपिक के हिसाब से चीजों के साथ, बस आप कनेक्ट रहो सब लोग, बाकी करते हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।